एग्रीकल्चर दो तरीके का हो सकता है। सब्सिस्टेंस सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, जिसमें कोई सरप्लस नहीं बचेगा, आप अपना कंज्यूम करेंगे, जितना ग्रो करा उतना कंज्यूम करा एंड कोई सरप्लस नहीं बचा। कमर्शियल, कमर्शियल ऑब्वियसली मीन्स जिसको आप मार्केट में बेचने जाएंगे या जिससे आपको कुछ इनकम मिले या जिसके थ्रू आप कुछ अपने लिए जनरेट कर सकें, तो उसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहेंगे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो तरीके में डिवाइडेड है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पहले हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं एंड देन हम एक्सटेंसिव की तरफ मूव करेंगे। तो इंटेंसिव इट इज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही पर्टिकुलरली क्यों बोलते हैं। फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेट करता है। वाई फायर? क्योंकि इसका बेसिक तरीका क्या था, एक पैच को पहले बहुत प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से उसको एरिया को क्लियर करा गया एंड देन उस एरिया को प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से क्लियर करके उस एरिया को फायर कर दिया जाता था, वहां आग लगा दी जाती थी जिससे एशेस बचते थे सिर्फ। तो उन एशेस को हम छोड़ देते थे ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। इसीलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। पहले स्लैश करा एंड देन उसको बर्न कर दिया। सो इट इज वेरी क्वाइट प्रिमिटिव एक्टिविटी, सो हम उसको बर्न कर देते थे। अब 2-3 साल के बाद जब वो पर्टिकुलर लैंड अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेगा, अ पर्सन कैन मूव टू दैट लैंड एंड कैन यूज दैट लैंड। सो एक लैंड को फायर करने के बाद दूसरे लैंड पर शिफ्ट हुए एंड अगर उसी लैंड ने फर्टिलिटी रीगेन कर ली है तो उस लैंड पर वापस शिफ्ट हो गए। दैट इज व्हाई वी आर टर्मिंग इट एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्योंकि एक पैच से दूसरे पैच पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड स्लैश एंड बर्न क्योंकि फायर हम यूज करते हैं उसके लिए। So there is one disadvantage in this, that after some time soil loses its fertility. So this is a disadvantage of practicing such type of activities. And another thing is this particular activity slash and burn is known by different names in different regions. For example, it is known as milpa, M-I-L-P-A, milpa, in northeastern states of India.
zooming in, western and southern parts of India, and Ladakh. It is also known as Ladakh in or outside India. So it can also be termed as Ladakh. For example, in Mexico, we call it as Ladakh. So these are the different names with which we term slash and burn agriculture as. So this was a very primitive type of agriculture, and in order to with fire, through which tools they slashed the area. They were very primitive tools like sticks, होज, इनकी हेल्प से, बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स हुआ करते थे जिनकी हेल्प से वो एरिया को क्लियर करा करते थे. एंड दिस वाज prevalent in Southeast Asian parts. So these are the regions where this type of agriculture was there. So now we come to extensive. एक्सटेंसिव के दो पार्ट्स हैं. डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एंड डोमिनेटेड बाय अदर देन वेट पैडी. तो एक्सटेंसिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. एक तो जो पैडी क्रॉप, राइस क्रॉप जो डोमिनेट करती है जिसको, और अदर देन राइस क्रॉप जो ग्रो करते हैं वो हम एक्सटेंसिव में इंक्लूड करते हैं. तो हम पहले बात करेंगे वेट पैडी की. पहले ही बता दें, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मॉनसून एरियाज में, स्पेशली एशिया के मॉनसून एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट पैडी, so there is small land holdings are small because the population density is high, so small land holdings. Manure is used to add the fertility to the soil. Then family members work on the land. So like it is not required that we have to call other laborers this from this area or like that. Since the land holdings are small, so family members work upon the areas, and manual labor is required in case of paddy crops. So manual labor is important.
बता दिया है कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती हैं, तो यील्ड पर हेक्टेयर तो हाई होता है बट पर पर्सन बहुत लो होता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो पर पर्सन यील्ड बहुत लो होता है, जबकि पर हेक्टेयर फिर भी एनफ होता है। इन कंपैरिजन टू पर पर्सन, पर हेक्टेयर इज हाई। So this was that was dominated by wet paddy, especially rice crop. Wet paddy, when we say dominated by wet paddy, then it means rice crop. Now crops other than wet paddy, it's not necessary that in whole of the monsoon Asia only wet paddy is grown. No, other crops like wheat, barley, millet, these type of crops are grown in areas, monsoon Asia areas, which are not dominated by wet paddy crop. So these are the things that are other than paddy crops. So the characteristics which we talk about for wet paddy crop and the characteristics which we will be talking about other than wet paddy crop, they are all almost similar except irrigation. That is irrigation. So irrigation is something different which is in crops which are not dominated by wet paddy. Other than that, almost all the characteristics match to the characteristics of crops that are dominated by wet paddy. So with this we completed subsistence agriculture, that is intensive and extensive. So with this we completed subsistence agriculture. See, these are the subpoints, so don't confuse. The agriculture we had completed, only the part which is subsistence agriculture we had completed. Now we will come to another topic, that is plantation agriculture. So Europeans, or we can say colonialists, when they came or when they conquered on different countries, जब उन्होंने अलग अलग countries से अपना कैप्चर करा उनको, तो उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करी जो थी, लाइक व्हाट आर द क्रॉप्स दैट वी इंक्लूड इन प्लांटेशन? टी, कॉफी, कोको, रबर, coconut, oil palm. These are the certain crops that were introduced, and especially always remember that plantation agriculture was the one that was introduced by colonialists in the colonies. So colonialists ने इनको, or you can say Britishers, Europeans, okay. So different जगह जहाँ वो गए वहाँ पे इनको
इंट्रोड्यूस किया सर्टेन क्रॉप्स को। देन what are the features of plantation agriculture that make it different from other type of agriculture? This is that it is highly capital intensive. इसमें कैपिटल बहुत चाहिए, यू नो, कैपिटल ज्यादा होगी बिकॉज अनदर थिंग इज प्लांटेशन बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है छोटे से एरिया में, लाइक हमने वेट पैडी के बारे में पढ़ा, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है, नहीं, यहाँ पर लार्ज प्लांटेशंस होती हैं जिसके लिए हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अनदर थिंग इज डिफरेंट कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल when Britishers came to India, they introduced tea and coffee in India and as well as in Sri Lanka. So today we continued with tea and coffee, but that was the thing which was introduced by them. So in different areas they introduced different type of plantations, somewhere coconut, somewhere sugarcane, or somewhere rubber. So depending on where they go, how is the climatic conditions, taking use of them, they introduce different these crops. And now early time when Britishers were here, that time they handled it. So all the plantation was in the hand of Britishers or Europeans or colonialists. But nowadays there is a change in plantation agriculture, that now it has come into the hand of government. So government are taking care of these plantations which were introduced by colonialists. So these are the features that are of plantation agriculture. इसके साथ हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ग्रेन specifically grain का cultivation commercial, obviously for a purpose which is not for self sufficiency. So what are the characteristics of this type of agriculture? That is large farm areas, from harvesting only, it is highly mechanized. Fertilizers, manures, these are used
specifically large farms, because when and crops like wheat, barley, oat, rice, such type of crops are grown in commercial grain cultivation. These type of crops are grown large farms से grow करी जाती हैं and वो बहुत ही highly mechanized है. Better facilities like manure, insecticides, pesticides, they are used for it, and the output which is gained from this cultivation, that is supplied to the market. And यहाँ पे yield पर पर्सन हाई है, जबकि इतना पर एकड़ ऑफ लैंड नहीं है जितना पर पर्सन हाई है. yield per person is high. Okay, so the crops which are grown in commercial grain cultivation are like wheat, barley, oat, rye. These type of crops are grown, and large farms are there. The area where it is practiced, it is not very small. There are large farms on which it is practiced, and the techniques are quite new, and everything is highly mechanized. From harvesting only, it is highly mechanized, and yield per person is high. So these are the characteristics of commercial grain cultivation.